हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, ये वाला जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे वर्कशॉप साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो देखिए, वर्कशॉप साइंस के अंदर काफ़ी पोर्शंस है, जैसे कि हमें कास्टिंग भी पढ़ना होता है, मेटल कटिंग भी उसके अंदर है, फिटिंग है और इसके अलावा मशीनिंग टूल्स हैं। तो ये वाला जो सेशन है स्पेशली कास्टिंग के लिए है। कास्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि ये जो अपकमिंग एग्जाम है ITI TO प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 और एज वेल एज असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, कास्टिंग से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां पर देखते हैं हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। द सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लास्क इज कॉल्ड। देखिए, जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के लिए जो हम मोल्ड बनाते हैं उस मोल्ड में अलग अलग पार्ट होते हैं। ओके, तो जनरली अगर हम बात करें तो 3 पार्ट होते हैं। एक ऊपर का भाग होगा, एक बीच का और एक नीचे वाला। देखिए, जनरली 2 पार्ट में ही हम बनाते हैं, बट अगर कास्टिंग की साइज बड़ी होती है तो उसे हम 3 भागों में बनाते हैं। मतलब कास्टिंग को 3 भागों में नहीं, जो मोल्ड हम बनाते हैं उसको 3 भागों में बनाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या पूछा गया है, जो बॉटम पार्ट है उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए, आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं कॉप, बॉटम पार्ट को हम बोलते हैं ड्रैग। ओके, ऊपर वाला पार्ट कॉप, नीचे वाला पार्ट ड्रैग। देखिए, अल्फाबेट के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले C आता है, फिर D आता है। तो इस तरह से ध्यान रखें, ऊपर वाला पार्ट जो है क्या कहलाता है, कॉप कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ड्रैग कहलाता है। और जब कास्टिंग की साइज बड़ी होती है तो एक और इंटरमीडिएट पार्ट का हम यूज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, चीक। तो देखिए, बॉटम मोस्ट पार्ट हमसे पूछा गया था, तो बॉटम मोस्ट पार्ट जो होगा इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, कॉप होगा, चीक होगा, ड्रैग होगा या फ्लास्क बॉटम होगा। तो डेफिनेटली इट विल बी ए ड्रैग। ओके, बॉटम मोस्ट पार्ट ड्रैग, अपर मोस्ट पार्ट अगर पूछा होता है तो कॉप आंसर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टन मेटल टू द केविटी इज कॉल्ड। तो देखिए, जब हम कास्टिंग करते हैं तो जब हम मोल्ड बनाते हैं, सपोज ये केविटी है, ये केविटी, तो इसके अंदर लिक्विड मेटल लाने के लिए हमें पूरा गेटिंग सिस्टम डिजाइन करना होता है। तो ये गेटिंग सिस्टम जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ओके, गेटिंग सिस्टम जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ये रफ डायग्राम में बना रहा हूं। तो देखिए, जो लिक्विड मेटल हम पोर करते हैं, कहां पर पोर करते हैं, यहां पर लिक्विड मेटल हम पोर करते हैं, किसके द्वारा, लेडल के द्वारा। और ये वाला जो पार्ट होता है, एक फनल शेप की केविटी, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन बोला जाता है। ये जो वर्टिकल पैसेज होता है जिससे लिक्विड मेटल आता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहां से लेके, इस पोर्शन से लेके यहां तक का जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है डाउन स्प्रू। तो वर्टिकल पैसेज को क्या बोला जाता है, डाउन स्प्रू। और ये जो हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है, हॉरिजॉन्टल रास्ता जो होता है, इसे बोला जाता है रनर। और इसके अंदर ये जो है, ये क्या है, कैविटी है, इसके अंदर लिक्विड मेटल आना है। तो हमसे क्या पूछा गया है, द वर्टिकल पैसेज। तो वर्टिकल पैसेज किसको बोलेंगे बताइए, स्प्रू होगा, रनर होगा, गेट होगा या राइजर होगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, स्प्रू होना चाहिए। स्प्रू बोले या डाउन स्प्रू बोले। अब इसका शेप जो होता है कैसा होता है, ध्यान रखिए, कॉनिकल शेप होता है। कॉनिकल शेप हम बनाते हैं इसको। ओके, रनर क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पैसेज रहेगा, ये ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल पैसेज, जिसके थ्रू लिक्विड मेटल क्या करता है, इंटर करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें, गेट क्या होता है, ये जिस पॉइंट से लिक्विड मेटल इंटर करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। अब देखिए, राइजर क्या होता है,
कैविटी भरी या नहीं भरी उसके लिए हमें यहां पर एक और होल बनाना पड़ता है। ओके, इसका मेन पर्पस जो होता है वैसे तो लिक्विड श्रिंकेज को कम करना होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइजर। यहां से लिक्विड मेटल हम पोर करेंगे, यहां पर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि कैविटी हमारी क्या है, भर चुकी है। तो ये सभी कंपोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ मोल्डिंग सेंड, देखिए मोल्ड बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की सेंड का यूज करना होता है। उस सेंड के अंदर क्या क्या होता है, तो देखिए मोल्डिंग सेंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है, सिलिका होता है, क्ले होता है, मॉइस्चर रहेगा वाटर, और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। ओके, तो यहां पर सिलिका का परसेंटेज जो होता है लगभग 70 से लेके 90% तक यहां पर सिलिका होता है। सिलिका मतलब सेंड। ओके, SiO2, ओके, और क्ले जो होता है ये लगभग 10 से 20% रहेगा। और वाटर का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें 4 से लेके 8% तक इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो मेन कंस्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो यहां पर सिलिका रहेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा, और ये सिलिका जो है एक रिफ्रैक्टिव मटेरियल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह एक्ट करता है। ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, इसमें मेल्टिंग नहीं होगी। तो मेन कंस्टिट्यूट अगर आपसे पूछा है मोल्डिंग सेंड का, तो आंसर क्या होगा, सिलिका विल बी द मेन कंस्टिट्यूट। ओके, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड ये भी हम डालते हैं ताकि हमारे मोल्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। तो ये भी होते हैं, बट इनकी क्वांटिटी जो होती है काफी कम होती है। तो मेन जो रहेगा वो सिलिका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग, देखिए सेल मोल्डिंग जो है एक स्पेशल कास्टिंग है। ये क्या है, एक स्पेशल कास्टिंग है, स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस, जिसमें हम रेजिन कोटेड सैंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेजिन कोटेड सैंड का हम यूज करते हैं। ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। अच्छा, ये किसके लिए जानी जाती है, जानी जाती है थिन कंपोनेंट को बनाने के लिए, थिन कंपोनेंट को बनाने के लिए जानी जाती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, पिस्टन रिंग, आपने आईसी इंजन में पढ़ा होगा पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग हम बनाते हैं, वो काफी पतली होती है। इसके अलावा गियर ब्लैंक, क्लच असेंबली पार्ट, इनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मेन इसका एडवांटेज क्या रहेगा, ए मेटेलिक पैटर्न इज यूज। देखिए ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, मेटेलिक पैटर्न यहां पर यूज होता है, नो डाउट, बट मेन एडवांटेज ये नहीं है। ओके, द मोल्ड आर स्ट्रॉन्गर, मोल्ड जो बनेगा वो भी स्ट्रॉन्गर बनेगा, बट मेन एडवांटेज हमसे पूछा है थिन सेक्शन कैन इजीली ऑब्टेन, ये करेक्ट आंसर होगा। ये खास करके किसके लिए जानी जाती है, थिन कंपोनेंट्स के लिए जानी जाती है। मेन एडवांटेज ये है, हाई प्रोडक्शन इज पॉसिबल। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, थिन सेक्शन कैन इजीली ऑब्टेन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखें सेल मोल्डिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमेबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड। फाउंड्री सैंड मतलब वही कास्टिंग बनाने के लिए हम जो सैंड का यूज करते हैं। अब परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सपोज हमने ये एक मोल्ड बनाया, इस मोल्ड के अंदर सैंड हमने फिल कर दी, ये सैंड के पार्टिकल हैं। ओके, अब देखिए क्या होता है, जब हॉट गैसेस निकलती है तो उनको बाहर निकालने के लिए जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, मतलब ये सैंड पार्टिकल के बीच में जो गैप होती है ना, बेसिकली उसे ही क्या कहा जाता है, परमेबिलिटी। मतलब परमेबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है, पोरोसिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी भी होना जरूरी है मोल्ड के बीच में, मोल्ड की सैंड के बीच में, ताकि जो हम लिक्विड मेटल डालते हैं तो गर्म गैसेस निकलती है, तो उनको आसानी से बाहर निकालने के लिए यहां पर कुछ परमेबिलिटी भी होना जरूरी है, अदरवाइज मोल्ड के अंदर क्या होगा, क्रैक आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें, फाइननेस ऑफ सैंड, ऐसा तो होता नहीं है, फाइननेस ऑफ सैंड परमेबिलिटी थोड़ी कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर्स इन सैंड, ऐसा कुछ नहीं है। कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ऐसा भी नहीं है। पोरोसिटी टू परमिट स्केप ऑफ गैसेस एयर, ये ही क्या कहलाती है, परमेबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड। तो परमेबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड का मतलब क्या हुआ, पोरोसिटी या वॉइड्स बिटवीन द सैंड पार्टिकल टू स्केप द एयर और
हॉट गैसेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर परमेबिलिटी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। देखिए काफी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं जब हम कास्टिंग बनाते हैं, तो अब हमें यहां पर सभी डिफेक्ट के नाम भी पता होना चाहिए और उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें अगर ये आइडिया है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए मैं डिफेक्ट की लिस्ट आपको दे देता हूं। डिफेक्ट में आप ध्यान रखें, जैसे कि ब्लो होल, ये भी डिफेक्ट होता है। स्केयर, ये भी डिफेक्ट होता है। ब्लिस्टर, ये भी एक डिफेक्ट होता है। पोरोसिटी, छोटे छोटे वॉइड्स हमें मिलते हैं, ये भी एक डिफेक्ट होता है। ड्रॉप, ये भी डिफेक्ट होता है। पेनेट्रेशन, ये भी एक डिफेक्ट होता है। हॉट टीयर, ये भी डिफेक्ट है। मिश्रण, ये भी एक डिफेक्ट है। कोल्ड सट, ये भी एक डिफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्केप, ये भी एक डिफेक्ट है। ओके, ब्लो होल, हॉट टीयर, स्केप। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, लगभग 20 डिफेक्ट के आसपास होते हैं, सभी को जानने की हमने को जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक होता है पोस्ट शॉट, ये भी एक डिफेक्ट है। और इसके अलावा वर्पेज, ये भी एक डिफेक्ट होता है। ड्रेस, ये भी एक डिफेक्ट होता है। कट एंड वॉश, ये भी एक डिफेक्ट होता है। ओके, ब्लो बिस्टर, स्केप, ये मेन डिफेक्ट आपको मैंने बता दिया। मोल्ड शिफ्ट, कोस शिफ्ट, ये भी डिफेक्ट होता है। श्रिंकेज कैविटी, ये डिफेक्ट होता है। स्वेल, ये भी एक डिफेक्ट होता है। तो लगभग इस तरह से 20 डिफेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्वेल, ओके, कोस शिफ्ट, तो यहां पर आप देख लीजिए इनमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं है। इनमें से कौन सा डिफेक्ट नहीं है? डेफिनेटली कार्बोराइजेशन, डीकार्बोराइजेशन इज नॉट ए डिफेक्ट। ओके, अब हॉट ईयर किसकी वजह से होता है? हॉट ईयर का मतलब होता है जब मोल्ड के अंदर सोलिडिफिकेशन होता है, तो सोलिडिफिकेशन के दौरान अगर कंस्ट्रेंट ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है, क्रैक आ जाते हैं, उसे बोलते हैं हॉट ईयर। ब्लो होल का मतलब क्या होता है? अगर पोरोसिटी कम है हमारी मोल्डिंग सेंड की, तो जो हॉट गैसेस है वो बाहर नहीं निकल पाती, वो मोल्ड के अंदर ही रह जाती है, तो वहां पर लिक्विड मेटल नहीं आ पाता, छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं, उसे ब्लो होल्स बोलते हैं। स्केप का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जैसे कि ऊपर मेटल की लेयर आ जाती है, जैसे कि हमारी ये कास्टिंग है, यहां पर सरफेस पर मेटल की लेयर आ गई, बट जब इस मेटल की लेयर को तोड़ेंगे तो अंदर क्या मिलेगा? एक होल मिलेगा, उसे बोलते हैं स्केप। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कोप एंड ड्रेक। कोप ऊपर होता है, ड्रेक क्या होता है? नीचे होता है। तो कोप जो होता है क्या होता है? देखिए बॉटम होगा, नहीं होगा, टॉप हाफ ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, नो डाउट। कोप जो होता है अपर मोल्डिंग फ्लास्क को होता है, टॉप हाफ ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क, इसको हम बोलते हैं। मिडल को बोलेंगे चीक। ओके, कोटिंग ऑन द मोल्ड फेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है एक स्पेशल टाइप की कास्टिंग है, याद रखें। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, यहां पर क्वेश्चन जो बनता है, एक तो ये बनता है कि यहां पर पैटर्न जो है, पैटर्न किसे बोलते हैं? इट इज ए रिप्लिका ऑफ फाइनल ऑब्जेक्ट। कैविटी को बनाने के लिए हम जो प्रोडक्ट का यूज करते हैं उसे पैटर्न बोलते हैं। अब पैटर्न यहां पर बनाया जाता है किसका? वैक्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वैक्स को हम आसानी से शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं। तो वैक्स का पैटर्न बना रहे तो कब जरूरत पड़ेगी वैक्स की? जब हमारी कास्टिंग जो होगी काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी। ओके, शेप उसका क्या होगा? काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंट्रिंसिक शेप होगा, तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। शेप विच आर मेड बाय डिफिकल्टी यूजिंग ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन द सैंड कास्टिंग। मास प्रोडक्शन, शेप विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड intricate and can't be cast by any other मेथड।
तो बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऐसे शेप जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, जिनको दूसरी कास्टिंग मेथड से नहीं बनाया जाता है, उसके लिए जानी जाती है क्या, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो होती है इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें साथ में, वैक्स पैटर्न यहां पर यूज किया जाता है। इस पैटर्न को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते, इसीलिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इसे कहा जाता है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट ईयर आर रिजल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। हॉट ईयर मैंने आपको बताया था, जिसे कि अगर मैं बात करूंगी सपोज हमारी जो कास्टिंग है उसका शेप कुछ इस तरह से, ये दो पार्ट में। ओके, आसपास इसके क्या होगा, सैंड होगी, आसपास पूरे क्या होगी, सैंड होगी ना। तो जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान हमें पता है श्रिंकेज होता, तो यहां पर इस जंक्शन पर क्या हो सकता है, क्रैक आ सकता है, जंक्शन पर क्रैक आ जाता है सॉलिडिफिकेशन के दौरान, जब मोल्ड हमारा गर्म है उसी दौरान। तो इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, हॉट क्रैक। अब ये किसकी वजह से होगा, लो परमेबिलिटी की वजह से होगा क्या, नहीं होगा। लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ नहीं होगा, मोर फिन्स नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि अगर कंस्ट्रेंट ज्यादा है, कंस्ट्रेंट को यहां पर क्या बोला है, रिस्ट्रेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन अगर हम नहीं होने देंगे, कोई चीज सिकुड़ना चाह रही और उसको सिकुड़ने नहीं हम दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, क्रैक आ जाएगा। तो उसे ही बोला गया है क्या, यहां पर कास्टिंग के अंदर हॉट टीयर बोला गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, फ्लूडिटी इन ए कास्टिंग ऑपरेशन इज ग्रेटली इंफ्लुएंस बाय। देखिए फ्लूडिटी जो है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड मेटल की। ओके, फ्लूडिटी जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिक्विड मेटल की। अब लिक्विड मेटल की प्रॉपर्टी फ्लूडिटी मतलब बहने की क्षमता, तो इसको कौन अफेक्ट करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना आसानी से फ्लो करेगा हमारा लिक्विड मेटल। ओके, तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल। नहीं, मेल्टिंग से मतलब नहीं, जिस टेम्परेचर पर हम पोर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा फ्लूडिटी। आपने मेल्टिंग टेम्परेचर तक लाकर छोड़ दिया, आप पोर करने लगे, उसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो वो तो सॉलिड बन गया। तो मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर तक हम उस वर्क मेटल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, पोरिंग टेम्परेचर। तो पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल जो है वो अफेक्ट करेगा किसको, फ्लूडिटी ऑफ मोल्टन मेटल या लिक्विड मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिनिशिंग ऑफ मोल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं, कार्बन कंटेंट इन द मोल्ड मेटल, ऐसा भी नहीं। तो फ्लूडिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करता है, पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। पोरिंग टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आसानी से फ्लो करेगा, पोरिंग टेम्परेचर अगर कम है तो वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टन मेटल इन द केविटी ऑफ ए मेटेलिक मोल्ड बाय ग्रेविटी इज नोन एज। अब देखिए लिक्विड मेटल जो केविटी के अंदर इंटर करता है वो अलग अलग तरह से हम इसको इंटर करा सकते हैं। ओके, देखिए सीधा सीधा अगर हम इसको ऊपर से लिक्विड मेटल को पोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर ये लिक्विड मेटल केविटी के अंदर किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी फोर्स की मदद से आएगा। बाकी दूसरे तरीके क्या होते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, अगर आपको बताओ डाई कास्टिंग में, डाई कास्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से, प्लंजर की मदद से हम क्या करते हैं, फोर्सफुली धक्का देते हैं लिक्विड मेटल ताकि हमें एग्जैक्ट शेप मिल जाए, तो वो कहलाता है प्रेशर डाई कास्टिंग। तो अगर हम यहां पर देखें कि ऐसी कास्टिंग जिसमें लिक्विड मेटल वो ग्रेविटी की वजह से आता है, उस कास्टिंग को क्या बोला जाता है, प्रेस कास्टिंग बोला जाएगा, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, कोई प्रेसिंग वगैरह तो हो नहीं रही। सेल मोल्डिंग बोला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। डाई कास्टिंग, देखिए डाई कास्टिंग हो सकता है अगर ऑप्शन डी नहीं होता तो। डाई कास्टिंग जो होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग भी होता है और प्रेशर डाई कास्टिंग भी होता है, बट यहां पर ऑप्शन में बोल दिया गया है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो बेटा परमानेंट मोल्ड कास्टिंग को ही क्या बोला जाता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को ऊपर से डालेंगे, लिक्विड मेटल ग्रेविटी की मदद से कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। मोल्ड जो रहेगा परमानेंट रहेगा, उसमें लिक्विड मेटल ग्रेविटी की मदद से क्या करेगा, इंटर करेगा। बाकी अगर फोर्सफुली अगर हम लिक्विड मेटल को इंटर करा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें, उसे हम बोलते हैं प्रेशर डाई कास्टिंग। प्रेशर डाई कास्टिंग। तो ये जो डाई कास्टिंग है ना, ये दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मतलब ग्रेविटी डाई कास्टिंग, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो होता है ये होता है प्रेशर डाई कास्टिंग।
और ये प्रेशर डाई कास्टिंग भी फर्दर दो प्रकार की बन जाती है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ओके, तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि जहां पर ग्रेविटी की मदद से लिक्विड मेटल एंटर करता है तो इसको आप ध्यान रखें, इसे हम बोलते हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमेबिलिटी इज पुअर फॉर, परमेबिलिटी पुअर, देखिए यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान है बट जल्दबाजी में स्टूडेंट इसको गलत कर देते। परमेबिलिटी पुअर का मतलब क्या हुआ, देखिए सपोज हमारा ये मोल्ड बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, सैंड है। अब सैंड अगर फाइन है, फाइन सैंड है, तो गैप जो होगी सैंड के पार्टिकल के बीच में क्या होगी, बहुत ही कम होगी। फाइन सैंड है तो आप देखेंगे कि वहां पर गैप कम होगी, और गैप को ही तो हमने क्या बोला, परमेबिलिटी बोला। गैप को ही तो हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। तो पुअर परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि गैप कम है, और गैप कम कब मिलेगी, जब सैंड कैसी होगी, फाइन होगी। और वहीं पर अगर मैं इन सैंड के पार्टिकल को अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो उस केस में हमें जो परमेबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर एक और मोल्ड बॉक्स ले लेते हैं और यहां पर बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल ले लेते हैं, तो यहां पर इन सैंड के पार्टिकल के बीच में गैप जो रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहां पर परमेबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसका मतलब यहां पर ये जो सैंड है कैसी सैंड है, फाइन सैंड है, और ये वाली जो सैंड है ये कैसी सैंड है, इसे बोलते हैं कोर्स सैंड। कोर्स का मतलब होता है बड़ा, बिग, बिग। तो यहां पर परमेबिलिटी जो रहेगी क्या रहेगी, परमेबिलिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, हाई रहेगी। यहां पर क्या रहेगी, परमेबिलिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। तो यहां पर देखिए परमेबिलिटी पुअर, लो का मतलब क्या, पुअर, कम है। कम कब होगी बताइए, फाइन ग्रेन अगर होंगे तो। ओके, मीडियम ग्रेन, कोर्स ग्रेन, राउंडेड ग्रेन, ऐसा कुछ नहीं, फाइन ग्रेन, सीधा सीधा। कोर्स ग्रेन होंगे तो परमेबिलिटी जो होगी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मोल्ड बॉक्स की सैंड की परमेबिलिटी की बात चल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल पैटर्न आर यूज, देखिए पैटर्न जो होते हैं अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, जैसे कि लकड़ी के पैटर्न, वुड के बने होते हैं। वुड के कब बनाते हैं हम, जब हमारी कास्टिंग की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज साइज कास्टिंग, क्योंकि वुड जो होता है क्या होता है, हल्का होता है। मेटल के भी बने होते हैं, मेटल के कब बनाते हैं, जब हमें मास प्रोडक्शन करना होता है, क्योंकि क्या होता है लकड़ी के पैटर्न बार बार यूज करने पर क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो फिर हम मेटल के पैटर्न बनाते हैं। तो मेटल के पैटर्न कब बनाएंगे, जब हमें बार बार यूज करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें बहुत सारे कंपोनेंट बनाने होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें मास प्रोडक्शन के लिए हम बनाते हैं किसके पैटर्न, मेटल के। अच्छा एक और मैंने आपको बताया वैक्स का पैटर्न, वैक्स का पैटर्न हम बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग के लिए हम वैक्स का पैटर्न यूज करते हैं। तो यहां पर आप देख मेटल का पैटर्न कब यूज करेंगे, स्मॉल कास्टिंग के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल कास्टिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लार्ज कास्टिंग के लिए ऐसा भी नहीं, प्रिसाइज एंड इंट्रिकेट कास्टिंग ऐसा भी कुछ नहीं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग, ये यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। लार्ज स्केल मतलब मास प्रोडक्शन करना है, बहुत सारे कंपोनेंट बनाना है, तो उस केस में डेफिनेटली आपको मेटल का पैटर्न बनाना पड़ेगा ताकि उसको बार बार हम यूज करें तब भी वो खराब ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड, अब देखिए जो सैंड होती है हमारी मोल्डिंग सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड के अंदर जो बाइंडर होता है, अब मोल्डिंग सैंड दो प्रकार की होती है, एक होता है नेचुरल सैंड, नेचुरल को हम ग्रीन सैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन सैंड, और एक होता है सिंथेटिक सैंड, सिंथेटिक सैंड। तो यहां पर देखिए बाइंडर जो रहेगा, हमेशा ध्यान रखें बाइंडर हमेशा क्या रहेगा, क्ले रहेगा, क्या रहेगा, क्ले रहेगा। बट ये क्ले भी अलग अलग प्रकार की होती है, क्ले जो होती है कैलोनाइट एंड बेंटोनाइट। तो ध्यान रखें कि अगर नेचुरल ग्रीन सैंड बोला है तो वहां पर बाइंडर क्ले, क्ले में भी अगर पूछा है तो कौन सी क्ले, कैलोनाइट क्ले। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सिंथेटिक सैंड अगर पूछा है तो क्ले आंसर हो सकता है जब बेंटोनाइट ऑप्शन में ना हो। तो यहां पर ध्यान रखें बेंटोनाइट क्ले का हम यूज करते हैं एज ए बाइंडर इन ए सिंथेटिक सैंड। अच्छा ये जो क्ले होती है ये इनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, बट इसको एक्टिवेट कौन करता है, पानी, वाटर हम इसीलिए डालते हैं, मॉइस्चर डालते हैं मोल्डिंग सैंड के अंदर। तो बाइंडर मेन जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, बेंटोनाइट एंड वाटर।
देखिए यहां पर गलती हो सकती है, सीधा सीधा अगर आपने पढ़ लिया है कि क्ले जो होता है वो बाइंडर होता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बट यहां पर उन्होंने बोला है सिंथेटिक सैंड के लिए, तो सिंथेटिक सैंड के लिए बाइंडर जो होगा क्या होगा, बेंटोनाइट एंड वाटर, ये दोनों मिलके एक बाइंडर का काम करेंगे सिंथेटिक सैंड के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वुड फ्लोर इज एडेड टू कोर सैंड। देखिए कोर का क्या फंक्शन होता है, अगर आपको पता है कोर जो होता है इंटरनल केविटी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, इंटरनल केविटी बनाने के लिए। अब देखिए वुड फ्लोर हो या फिर कॉर्न फ्लोर हो, ओके, या फिर हम जो अनाज आते हैं उनको भी पीस के यहां पर डाल सकते हैं। तो ये जो कोर होता है, ये कोर किससे बनाया जाता है, सैंड से बनाया जाता है। अब सैंड से बनाया जाता है, अब देखिए जैसे कि अगर मुझे यहां पर इस तरह का कंपोनेंट बनाना है जिसमें बीच में क्या रखना है, एक होल रखना है, तो ये होल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोर का। यहां पर क्या करते हैं, हम एक सैंड का शेप रख देते हैं, सिलेंडर बना के रख देते हैं। तो जब कास्टिंग करेंगे, लिक्विड मेटल पोर करेंगे, तो इसके चारों तरफ लिक्विड मेटल आ जाएगा और इस कोर को हम क्या करते हैं, बाद में तोड़ देते हैं। तो अब ये आसानी से टूटना भी चाहिए, तो देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कॉर्न फ्लोर या वुड फ्लोर डाल देते हैं, ताकि क्या होगा, जब हॉट गैसेस हॉट लिक्विड मेटल इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको क्या करेगा, जला देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। तो फिर बाद में हम कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद में इसको क्या करेंगे, आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये आसानी से टूट जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, वुड फ्लोर को ऐड करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोलैप्सिबिलिटी। तो कोलैप्सिबिलिटी ऑफ कोर को इंप्रूव करने के लिए कि आसानी से ये टूट जाए, बाद में हम ऐड करते हैं वुड फ्लोर और कॉर्न फ्लोर इन द कोर सैंड। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कोर सैंड के अंदर वुड फ्लोर को क्यों ऐड किया जाता है, कोलैप्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंप्रूव सरफेस फिनिश of a casting the following additive is used in the molding sand। ओके, सरफेस फिनिश अगर आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, क्या है कि सपोज हमारी ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर हम लिक्विड मेटल डालेंगे तो इसकी वॉल की जो फिनिश होगी वैसा ही हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। जब लिक्विड मेटल इसके अंदर आ जाएगा तो ये हमें इस तरह की कास्टिंग मिल जाएगी। तो यहां पर ये दीवालों की जो फिनिशिंग होगी उसी फिनिशिंग का हमें कंपोनेंट मिलेगा। तो इसकी फिनिशिंग अगर अच्छी होगी तो हमें कंपोनेंट कैसा मिलेगा, स्मूथ मिलेगा। तो इसकी फिनिशिंग को इंप्रूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, सी कोल, मतलब यहां पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉलिशिंग कर देते हैं, ये सी कोल की क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। और ये कब ऐड करते हैं, खास करके जब हम कास्ट आयरन की कास्टिंग करते हैं। किसकी कास्टिंग करते हैं, कास्ट आयरन की हम कास्टिंग करेंगे तो उस समय हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्या, सी कोल। तो सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ध्यान रखें, ना तो रेजिन का, ना ही ऑयल्स का, ना ही वुड फ्लोर का, हम ऐड करते हैं सी कोल। सी कोल का लेप लगाते हैं कैविटी की इंटरनल सरफेस पर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड टू इंप्रूव द पॉली। सीरियल्स मतलब क्या, अनाज। ओके, सीरियल्स की जगह यहां पर हो सकता है कॉर्न फ्लोर, वुड फ्लोर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इनको क्यों ऐड किया जाता है, कोलैप्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब देखिए ऑप्शन में तो कोलैप्सिबिलिटी है नहीं, ऑप्शन में तो कोलैप्सिबिलिटी है नहीं। तो देखिए एक तो मेन पर्पस तो हमें पता चल गया, कोलैप्सिबिलिटी। अब देखिए जब इनको हम ऐड करते हैं, जैसे कि अगर हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा ईंटें बनाते हैं तो मिट्टी के साथ कुछ हम जो अनाज होते हैं या लकड़ी का बुरादा जिसे बोलते हैं उसको भी यूज करते हैं, ताकि क्या हो, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब वो स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रेंथ को बोला जाता है ग्रीन स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है, ग्रीन स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं सीरियल्स या कॉर्न या वुड फ्लोर का। ये क्या होता है, ये एक हम बोल सकते हैं ना, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इनको, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक बाइंडर्स भी हम इसको बोलते हैं। तो
और ग्रीन स्ट्रेंथ कब होगी? जब क्या होगा? मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, मॉइस्चर। ओके। और हॉट स्ट्रेंथ क्या होती है? जब मोल्ड हमारा गर्म हो जाता है पूरा, उस समय जो स्ट्रेंथ होगी मोल्ड की उसे क्या बोलते हैं? हॉट स्ट्रेंथ। तो ग्रीन स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? सीरियस का। तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्लास्टिक टॉय आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय यूजिंग, हमारे पास ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। सेल मोल्डिंग, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, प्लास्टर मोल्डिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग। तो देखिए, सेल मोल्डिंग किसके लिए जानी जाती है? मैंने आपको बता दिया, एक एक एग्जांपल बता देता हूं। पिस्टन रिंग बनाने के लिए यूज करते हैं, थिन कंपोनेंट बनाने के लिए। ग्रीन सैंड कास्टिंग जो है लार्ज साइज के कंपोनेंट बनाने के लिए, लार्ज कंपोनेंट्स बनाने के लिए। ओके। और प्लास्टर मोल्डिंग जनरली यूज करते हैं ज्वेलरी के लिए। ओके। और इंजेक्शन मोल्डिंग यूज की जाती है प्लास्टिक के आइटम्स बनाने के लिए, प्लास्टिक आइटम्स बनाने के लिए। ओके। जैसे कि बोतल, प्लास्टिक की बोतल होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग से ही बनाई जाती है। जो भी प्लास्टिक के टॉयज होते हैं वो भी इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जाते हैं। ओके। क्या करते हैं हम? हमारा केविटी होता है, उसके अंदर क्या करते हैं? इंजेक्शन की मदद से, मतलब पिस्टन की मदद से उस प्लास्टिक को क्या करते हैं? लिक्विड प्लास्टिक को पुश कर देते हैं, तो वो क्या करता है? केविटी का आकार ले लेता है। तो उसे क्या बोला जाता है? इंजेक्शन मोल्डिंग बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन यूनिफॉर्म रेमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड मेड may lead to the following casting defect। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म रेमिंग, अब नॉन यूनिफॉर्म रेमिंग है तो हम यहां पर ये मोल्डिंग बॉक्स हमने ले लिया। ओके, ये हमारी केविटी है, इसके चारों तरफ क्या है? मोल्डिंग सैंड है। इसके चारों तरफ क्या है? मोल्डिंग सैंड है। इसके चारों तरफ क्या है? मोल्डिंग सैंड है। देखिए, अब रेमिंग प्रॉपर नहीं है। रेमिंग प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब जब हम यहां पर लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, ये लूजली बाय लूज सैंड है। ये रेमिंग प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब क्या है? लूज सैंड है, लूज सैंड। तो जब हम इसके अंदर लिक्विड मेटल को पोर करेंगे, जब हम इसके अंदर लिक्विड मेटल को पोर करेंगे तो क्या होगा? ये लूज सैंड होने की वजह से क्या होगा? ये फूल जाएगा, खिसक जाएगी ना सैंड, क्योंकि हाई प्रेशर से लिक्विड मेटल आएगा, हाई वेलोसिटी से लिक्विड मेटल आएगा। तो ये क्या होगा? साइज कास्टिंग की बढ़ जाएगी, ओवरऑल इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? स्वेल बोला जाता है। स्वेल मतलब क्या होता है? सूजन आ जाना, फूल जाना, स्वेलिंग। तो उसी को बोला जाता है क्या? स्वेल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान रखें, स्वेल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। ब्लो होल किसकी वजह से होगा? टाइट रेमिंग की वजह से। नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे हम, टाइट रेमिंग की वजह से। टाइट रेमिंग का मतलब हुआ कि लो परमेबिलिटी की वजह से। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू द बेस सैंड टू इंपार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ? ओके, सैंड के अंदर, बेस सैंड के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए क्या डाला जाता है? देखिए, एक तो नेचुरल सैंड होती है जिसमें ऑलरेडी कैलोनाइट क्ले होती है, और जो सिंथेटिक सैंड होती है उसको बनाया जाता है। तो सिंथेटिक सैंड में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए क्ले डाली जाती है, और कौन सी क्ले डाली जाती है? बेंटोनाइट क्ले डाली जाती है। ध्यान रखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, सी कोल, सिलिका, वुड फ्लोर, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज नहीं करते। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मतलब ओवरऑल स्ट्रेंथ हो गई है, तो उसके लिए हम बेंटोनाइट ऐड करते हैं। ध्यान रखें। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होलो कास्टिंग ऑफ ए डिजायर थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट यूज ऑफ कोर। देखिए, होलो कंपोनेंट बनाने के लिए हम कोर का यूज करते हैं, बट अगर बिना कोर के अगर हमें होलो कंपोनेंट बनाना है तो उस कास्टिंग को क्या बोलते हैं? अगर आपको पता हो तो उस कास्टिंग को हम बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इस तरह का एक परमानेंट मोल्ड होता है, इसको हम क्या करते हैं? रोलर की मदद से टर्न करते हैं। यहां पर ये रोलर लगे होते हैं, इसकी मदद से हाई आरपीएम पर क्या करते हैं? इसको टर्न करते हैं। ये आरपीएम भी आप ध्यान रखें, लगभग 3000 आरपीएम पर क्या करते हैं? हम इसको
टर्न करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड मेटल को पोर कर देते हैं। ये लिक्विड मेटल जाएगा और ये लिक्विड मेटल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आसपास पेरीफेरी पर क्या होगा, चिपक जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, होलो लॉन्ग पाइप। तो यहां पर कोर का इस्तेमाल किया क्या, नहीं किया। तो इस कास्टिंग को क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जानी जाती है होलो कंपोनेंट बनाने के लिए विदाउट द यूज ऑफ कोर। ओके, बिना कोर, यहां पर कोर की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक और बात के लिए जानी जाती है, यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा कैसा मिलेगा, फाइन ग्रेन एंड हाई डेंसिटी कंपोनेंट हमें मिलता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पेरीफेरी पर फाइन ग्रेन जाएंगे। तो डेंसिटी, फाइन ग्रेन अगर होंगे तो डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। तो फाइन ग्रेन हाई डेंसिटी कंपोनेंट हमें मिलता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। ओके, स्प्रू इन कास्टिंग रिवर्स टू, स्प्रू क्या होता है ये आपको पहले ही बता चुका हूं। ये क्या होता है, एक वर्टिकल पैसेज होता है डाउन स्प्रू, जिससे लिक्विड मेटल क्या होता है, कैविटी के अंदर एंटर करता है। इसे हम बोलते हैं स्प्रू। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही था, शायद सेकंड क्वेश्चन था, उसमें आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द कोर आर जनरली मेड ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। तो यहां पर कोर जो होता है, ये कोर किस मटेरियल का बना होता है, कौन सा कोर, यहां तो कोर ही नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोई कोर ही नहीं होता है। तो ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से, यहां पर पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर किस मटेरियल का बनाया जाता है, वैक्स का। अरे कोर ही नहीं है तो मटेरियल की बात कहां से आएगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, कोर इज नॉट यूज, कोर ही यूज नहीं किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूजेस पैटर्न मेड ऑफ। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट को बनाने के लिए यूज करते हैं। और जब भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट हमें बनाना होता है तो उसके लिए जो पैटर्न हम बनाते हैं किस मटेरियल का बनाते हैं, वैक्स का बनाते हैं, ये ध्यान रखें। इसलिए इस कास्टिंग को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। स्लेग इंक्लूजन इन ए कास्टिंग, ये कैसा डिफेक्ट है, इंटरनल डिफेक्ट है, मोल्डिंग डिफेक्ट है, सरफेस डिफेक्ट है या सुपरफिशियल डिफेक्ट है। ओके, अब देखिए स्लेग क्या होता है, अगर आप जान गए तो आंसर कर सकते। स्लेग जो होता है ये होते हैं लाइट इंप्योरिटीज होती हैं, लाइट इंप्योरिटीज। और लाइट इंप्योरिटी अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज ये हमारा मोल्ड बॉक्स है, ये कैविटी है, इसके अंदर हमने लिक्विड मेटल डाला, तो जो भी लाइट इंप्योरिटीज रहेगी वो तैर के ऊपर आ जाएगी। ये लिक्विड मेटल है, तो जो भी लाइट इंप्योरिटीज रहेगी वो डेफिनेटली कहां होगी, वो फ्लोट होके ऊपर आ जाएगी। तो जब कास्टिंग आप निकालोगे तो ये इंप्योरिटी ऊपर सरफेस पर आपको दिखाई देगी। तो ये जो डिफेक्ट होता है, इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, स्लेग बोला जाता है। तो ये स्लेग जो है कैसा डिफेक्ट है, ऊपर से ही आपको दिखाई देगा, तो डेफिनेटली इट विल बी ए सरफेस डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट है, इट विल बी ए सरफेस डिफेक्ट। तो देख सकते हो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने देखे इस सेशन में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करें। सेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट है सारे कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस एप्लीकेशन पर इसके लिए एक बैचेस भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस बैच। ओके, जिसमें हर सब्जेक्ट का इसी तरह से कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।